नोट करने के बाद उसका जो है आपको ऐसे ही पढ़ाने के बाद आपको भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल में। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले हम लोग जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो लेखक के विषय में पढ़ना जरूरी है कि भाई लेखक हैं, कैसे लेखक हैं, किस विचारधारा के लेखक हैं, किस विषय पर ज़्यादा इनका लेखनी है, किस विषय को ज़्यादा ये समझा रहे हैं, किन बातों को अपनी कविताओं में जिक्र कर रहे हैं। तो इनकी जो कविता है उसके बारे में जानेंगे। भारत माता में किसका जिक्र किया है, कब की गाथा कही गई है। और कविताओं में शब्द कम होता है बच्चा, और शब्द कम होता है लेकिन उसका अर्थ बहुत दूर दूर तक होता है। और कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसा कहा गया है कवियों के लिए। तो कवियों में आज जो है बच्चे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जो है पढ़ेंगे। उनकी एक कविता है क्लास 10 आपकी पाठ्य पुस्तक में, भारत माता। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि 1900, देखिए पूरा पूरी 1900 है। जन्म जो है बच्चे 1900 में हुआ है, अल्मोड़ा जिले में हुआ है। अल्मोड़ा जिले के कौसानी जो उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा जिले के कौसानी उत्तराखंड, और अल्मोड़ा जिला है और कौसानी स्टेट है जो उत्तराखंड में पड़ता है। ये 1900 की बात है। 1900 कुत्तीपाई क्वीन वेलकम है बच्चे। 1900 ईस्वी का बात है बच्चे, अल्मोड़ा जिला कौसानी उत्तराखंड। आगे पढ़ते हैं कि माता जो है सरस्वती देवी है बच्चे। सरस्वती यादें रहेगा, जिसके सरस्वती जिस जो ज्ञान की देवी होती है वो इनकी माता जी का नाम था। जन्म के 6 घंटे के बाद, छठी ने बोल रहे हैं बच्चे, 6 घंटे के बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। बड़ा शोक वाला बात। जन्म के 6 घंटे बाद माता का गुजर जाना एक जो है ना बच्चे, एक छाप छोड़ जाता है कि इस बच्चे का जब जन्म हुआ तो इसकी माता नहीं रही। 6 घंटे बाद माता का गुजर जाना एक बड़ा दुखनीय और दर्द वाली, पीड़ा वाली बात होती है। पिताजी हैं गंगा, माता सरस्वती या पिता गंगा दत्त। गंगा दत्त है, याद रखने के लिए गंगा बोलेंगे। तो पिता गंगा समान है और माता सरस्वती समान है। तो माता सरस्वती जी, लेकिन 6 घंटे के बाद उनका निधन। किनके जन्म पे बच्चे? सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म पे। कैसा लग रहा है आज का क्लास, बताइएगा। और गंगादत्त बेचारे पिताजी जो थे करते क्या थे? तो पोस्ट ऑफिस में जो है कौसानी में ही पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे। तो पोस्ट मास्टर का मतलब होता है बच्चे डाकिया जो बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर। और शिक्षा जो है इनका, प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुआ है, गांव में ही रहकर पढ़ाई किए हैं। और हाई स्कूल बनारस में, बनारस जो है बच्चे भारत का पूरे जो है पुराना शहर बनारस बोलते हैं। और इलाहाबाद में जीवन व्यतीत किया है। इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज भी कहते हैं। 29 दिसंबर 1977 में इनका लेखक का निधन होता है, सुमित्रा नंदन पंत जी का। 1900 का जन्म, 1977 में निधन। पिताजी याद करिए, पिताजी कौन है बच्चे? गंगादत्त। माता याद करिए सरस्वती देवी। निधन याद करिए, सरस्वती देवी का निधन याद करिए कब हो गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद। बड़ा बात नहीं है, वो भी अगले 6 घंटे में 6 घंटे का प्रेम पाए हैं ये अपनी माता का। और माता का होना जीवन में कितना जरूरी है ये जिनकी नहीं है उनको पता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजन का भी करना चाहिए। उनका भी योगदान बहुत बड़ा होता है। भले ही समय समय पे गुरु बदलते हैं, अपडेट करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो गुरु एक जाति है बच्चे। चलिए, ज्ञान जहां से मिल रहा है उनका सम्मान करिए। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जन्म सुमित्रा नंदन पंत जी का 1900 पूरा पूरी, बहुत अच्छा। माता सरस्वती, पिता गंगादत्त, जगह अल्मोड़ा जिला कौसानी उत्तराखंड में, उत्तराखंड है।
और जो है यहाँ तक हो ये गया, पोस्ट मास्टर हैं। और गांव जो है इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ है वो गांव में हुआ है। चलिए, और बनारस जो है बच्चे इलाहाबाद में जीवन व्यतीत किया है। इलाहाबाद में पूरा जीवन इनका गुजरा है। जैसे आप लोगों का अपने गांवों में जीवन गुजर रहा है, उसी तरह अभी पूरा जीवन नहीं गुजरा है। अभी इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, IAS IPS बनिएगा, है कि नहीं, समाज सेवी भी, कोई नेता भी बन जाइएगा, राजनेता बन जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो 29 दिसंबर भी कटिए गया था बच्चे, 29 दिसंबर, 1-2 दिन और होता तो जनवरी आ जाता। 1977 यानी 1900 जन्म और 77 में निधन, 77 साल लगभग मान के चलेंगे ये इस दुनिया में रहे। माता तो इनके 6 दिन में 6 घंटे में ही इसको जन्म देने के बाद, इनको जन्म देने के बाद गुजर गई। इस साइड आपको समझ में आ गया है? अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक काव्य क्या है? अब लेखक का जो जीवन के बीच का दौर रहा, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी। अब इनका जो फेमस कविता रहा वो कौन सा रहा जिसके लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार कब दिया जाता है बच्चे? जब आपका किसी कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहता है, बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहेगा तो आपको दिया जाएगा। अब इनका उल्लेखनीय योगदान देखते हैं। तो प्रारंभिक काव्य प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम है इनको, और शिशु सुलभ सरलता से युक्त। शिशु सुलभ लिखते हैं क्योंकि बचपन में ही इनकी माँ छोड़ के चली गई। बचपन भी नहीं बोलेंगे, 6 घंटा में ही छोड़ के चली। प्रकृति और सुंदरता के कवि हैं। तो प्रकृति और सुंदरता, प्रकृति का जो सुंदरता है बच्चे मनोरम होता है। आप सुबह सुबह जगिए, और एक विद्यार्थी को तो हमेशा सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। सूर्य की किरण पड़ने से पहले विद्यार्थी को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और विद्यार्थियों को हमेशा, जो भी एग्जामिनी होते हैं, जो भी परीक्षार्थी होते हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है या कोई बड़ा एग्जाम है या कोई बड़ी तैयारी है, तो उनका जो बिस्तर होता है ना, पतला होना चाहिए, ज़्यादा नरम सुखदेह नहीं होना चाहिए। जितना पतला होगा उतना जल्दी आपका नींद टूटेगा, खुलेगा। आरामदेह नहीं होना है। इस उम्र में अगर ज़्यादा आराम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कम टू द पॉइंट। प्रकृति और सुंदरता के कवि हैं, प्रकृति और सुंदरता, और उदार मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं। मानवतावादी, इनका विचार जो है उदारवादी, उदार हैं और मानवता की बात करते हैं। लोकायतन जीवन दर्शन और चिंतन से जुड़ा है। लोकायतन साहित्यिक योगदान। अब इनका जो ये रहा, इसके बाद साहित्य में क्या योगदान रहा? कविता, कौन कौन कविता है भाई? उच्छ्वल, पल्लव, बीना और ग्रंथ। उच्छ्वल, पल्लव, बीना, ग्रंथ इनकी कविता रही है। ग्रामिया जो है बच्चे, अभी जो लिया गया है कविता भारत माता, ये आपका कहां से लिया गया है? ग्रामिया से लिया गया है। चलिए, ग्रामिया से लिया गया है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगांत, चिदंबरा। और चिदंबरा नाटक, आलोचना, उपन्यास भी लिखे हैं। तो चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, चिदंबरा के लिए। तो चिदंबरा याद रखिएगा। और ग्रामिया से लिया गया है। अभी जो कविता पढ़ेंगे भारत माता, फिर से एक बार आपसे क्रॉस चेक कर रहे हैं। बताइए बच्चों, कमेंट करिएगा। हम 15 सेकंड का समय देंगे, आपको जवाब देना है टाइप करके। तो हम बताना चाह रहे थे कि भाई ये जो लेखक हैं इनका जन्म कब हुआ है? पहला प्रश्न, बहुत अच्छा, 1900, बिल्कुल सही जवाब है आपका। दूसरा, इनका निधन कब हुआ है? तो 1977 में निधन हुआ है, बिल्कुल ये भी आप लोगों का सही जवाब है। इनके पिताजी का नाम बताइए बच्चे। तो पिताजी का नाम गंगादत्त, बिल्कुल सही। इनकी माताजी का नाम बच्चे सरस्वती, जी बिल्कुल सरस्वती, बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ती पाई क्वीन। उसके बाद बच्चे इनका जो बीच का है, इनके पिताजी कहाँ थे? तो पोस्ट मास्टर थे, बहुत अच्छा।
और इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था, हाई स्कूल बनारस से, रहते थे इलाहाबाद में, पूरा जीवन इनका कटा। कवि हैं। और इस पर आते हैं, प्रकृति और सुंदरता से जुड़े कवि हैं, उदार मानवतावादी विचारधारा के जुड़े हुए कवि हैं, और लोकायतन मतलब जीवन दर्शन और चिंतन पे लिखा है इन्होंने। इसके बाद है साहित्य में, कविता है उच्छ्वल, पल्लव, बीना, ग्रामिया, स्वर्ण किरण, गोधली, युगांत और चिदंबरा। तो ग्रामिया से बताएं, कभी जो कविता भारत माता पढ़ेंगे वो ग्रामिया से लिया गया है, और जो अभी चिदंबरा पढ़ेंगे, चिदंबरा के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उल्लेखनीय योगदान। कुंदन बहुत अच्छा बच्चे। अब इस पेज को हम पास कर रहे हैं, इस पेज में जितना निचोड़ है निकाल लिया गया है। अब अगले पेज पे चलेंगे। चलिए, अब यहाँ से लेखक के विषय में ज्यादा कुछ है नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब यहाँ से जो है बच्चे, आपको जो कविता में शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को बारीकी से समझना है कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्योंकि कविताओं में अर्थ समझ में आएगा, नहीं भी आएगा। तो सबसे पहला आ रहा है बच्चे कि ग्राम वासनी। ग्राम वासनी जो है, इस शब्द का क्या अर्थ है आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। जिनका 5G मोबाइल है वो कृपा करके क्वालिटी जितना अच्छा देख सकते हैं देख लीजिए, 4K क्वालिटी तक जाएगा। चलिए, सृष्टि वेलकम है सृष्टि। चलिए, जिनका क्वालिटी बढ़ सकता है बढ़ा लीजिए। तो कहता है कि ग्राम वासनी मतलब होता है बच्चे गांव में रहने वाला, गांव में वासनी, ग्राम वासनी कहा जाएगा। श्यामल मतलब होता है श्यामला, काला या हरिताभ, हरे भरे रंग का, जो कृष्ण भगवान का रंग है श्यामला। चलिए, बहुत अच्छा। तो श्यामल मतलब श्यामला, श्यामला, काला या हरिताभ, हरे भरे भाव का। आंचल, आंचल मतलब होता है साड़ी या वस्त्र का वह टुकड़ा जिससे सिर ढका जाता है, सिर के ऊपर रखा जाता है बच्चे, आंचल कहता है उसको, अचरा। और अचरा में क्या बंधा हुआ रहता है मम्मी का, याद होगा आप लोग को बचपन में, बार बार मम्मी खोलती होगी 3 गिट्ठा 4 गिट्ठा, और उसमें एक नोट मोड़ा हुआ रखते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 500 रुपये का, है कि नहीं। और मम्मी के साथ साथ चलता है वो अचरा में बंधा हुआ, और कभी कभी उसी महिला आंचल से बच्चे का मुंह पोंछ देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उदासनी, उदासनी मतलब होता है उदास या दुखी। दैन्य मतलब होता है गरीबी, दयनीय स्थिति। तो भारत का जो लोग हैं बच्चे, कहीं कहीं इतनी दयनीय स्थिति है, आज रात यही समझिए कि रातों में उनको खाना तक नसीब नहीं होता है, होटलों से खाना आता है, जो जूठा कुठा बच गया होता है वही आता है। कोमल कुमारी हेलो बच्चे, हाय वेलकम है। अपलक, अपलक का मतलब होता है बच्चे बिना पलक झपकाए। नत चितवन मतलब झुकी हुई दृष्टि, नत चितवन। नीरव रोधन मीन रोना। बिसनन, बिसनन मतलब होता है उदास या दुखी, बिसनन मतलब उदास या दुखी। या प्रवासनी मतलब अपने घर में भी पराई सी, अपने घर में भी पराई सी। मूड मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी होता है बच्चे, मूड मतलब मूर्ख या अज्ञानी। नत मस्तक मतलब होता है सिर झुकाना। क्या होता है बच्चे, सिर झुकाना। एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा। चलिए, जितना आपको ये वर्ड बताया गया है उसको रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चे, नत मस्तक मतलब झुका हुआ सिर, लुंठित मतलब लुटा हुआ, लुंठित लो से लुटा हुआ, और कुंठित मतलब दबा हुआ, निराश वाला। सर सरदेंदु, सरदेंदु, सरतेंदु या सरदेंदु, शरद ऋतु का चांद। एग्जाम में पूछा है कि सरतेंदु मतलब होता क्या है बच्चे? शरद ऋतु का चांद होता है। कौन सी ऋतु का? शरद ऋतु। अब कौन सी ऋतु आने वाली है? शरद ऋतु। हासनी मतलब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और भ्रिकुटी मतलब होता है माथे की भौवा। माथे की क्या होता है बच्चे? भौं। और नमित नयन मतलब झुकी हुई आंखें, और शशि उपमित मतलब चांद के समान। शशि उपमित। रंजीत कुमार वेलकम है बच्चे। चलिए, ज्ञान मूड मतलब होता है अज्ञान में फंसा हुआ। ज्ञान मूड मतलब मूर्ख, अज्ञान मूड मतलब जिसके पास ज्ञान है नहीं, अज्ञान। गीता प्रकाशनी मतलब गीता प्रकाश फैला रही है। गीता जो है क्या कर रही है? संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही। तप संयम मतलब तपस्या और आत्मनियंत्रण। तपस्या मतलब आत्मनियंत्रण। स्तन्य मतलब माँ का दूध। सुधोपम मतलब अमृत जैसा। जग जननी मतलब संसार की माता, जननी, माता। और विकासनी मतलब विकास करने वाली। ये जो कविता का शब्द है बच्चे, ये आपका कविता को सरल बना देगा। बस इसको ध्यान में रखना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फास्ट रिवीजन। ग्राम वासनी का मतलब होता है गांव में रहने वाला। श्यामल मतलब सांवला, काला हरा मिस्क रहेगा रंग। कोमल कुमारी बहुत वेलकम है बच्चे। आंचल मतलब जो साड़ी का टुकड़ा होता है जिसे माथा सिर मम्मी ढकती है। उदासनी मतलब उदास दिखने वाला। दैन्य मतलब दीन लोग, गरीब लोग, जिनको सही से मिल नहीं पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहां पर जो है बच्चे, बिल्कुल बहुत बहुत नमस्ते। चलिए, अब यहां पे है बच्चे, दैन्य हो गया अपलक। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए। नत चितवन झुकी हुई दृष्टि, चितवन, नत चितवन झुकी हुई दृष्टि। नीरव रोधन, रोधन मतलब रोना। और नीरव मतलब ऐसा रोना कि दिखे नहीं, पता नहीं चले। विसनन मतलब होता है बच्चे उदास या दुखी। और परवासनी मतलब अपने घर में ही पराई, परवासनी। तो भारत माता ग्रामवासनी। मूड मतलब अज्ञानी, मूर्ख। नत मस्तक मतलब सिर झुकाना, नत मस्तक मतलब सिर झुकाना। लुंठित मतलब लुटा हुआ। कुंठित मतलब दबा हुआ या निराश। शरदेंदु मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा। हासनी मतलब मुस्कुराते हुए। भ्रिकुटी मतलब माथे की भौवें। नमित नयन मतलब झुकी हुई आंखें। शशि उपमित मतलब चांद के समान। ज्ञान मूड मतलब अज्ञान में फंसा, ज्ञान मूड मतलब अज्ञान में फंसा। चलिए, बहुत अच्छा, वेलकम। गीता प्रकाशनी मतलब गीता प्रकाश फैला रही है, ज्ञान प्रकाश फैला रहा है। धर्म की किताब ज्ञान पर फैला रही है। तप मतलब तपस्या। स्तन्य मतलब माँ का स्तन, जिससे हर कोई बड़ा होता है, जिससे दूध मिलता है बच्चे को। सुधोपम मतलब अमृत जैसा। जग जननी मतलब जगत की माँ, संसार की माँ। और विकासनी मतलब विकास करने वाली। यही आपका जो शब्द है बच्चे, यही आपकी कविता को सरल बनाएगा। और हिंदी मतलब सरल भाषा है।
क्योंकि व्यवहार में भी हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपके लिए, और फिर जाके आपको जवाब भी देना होगा ऑब्जेक्टिव का भी, इसलिए ध्यान से सुनिए, एकदम मन को शांत करके सुनिए। अच्छा नहीं लग रहा होगा तो बताइएगा, कुछ इसमें मिक्स कर देंगे, मसाला डाल देंगे। तो भारत माता ग्रामवासिनी, अब बताइए भारत माता ग्रामवासिनी का मतलब भारत माता कहाँ रहेगी? गांव में रहती है। कहाँ रहती है बच्चे? गांव में रहती है। भारत माता ग्रामवासिनी का अर्थ हुआ कि भारत माता गांव में रहती है। गांव में, शहर तो कम है, छोटा है, जगह कम है, आबादी अधिक है, रहने का घर कम है, मकान के ऊपर मकान है। गांव में देखिए, अब छत से अपने खेत की तरफ देखिए, खेतों में क्या फैला है? खेत में हरा भरा एकदम फसल लगा हुआ। अभी चारों तरफ देखिएगा तो गंगा का पानी नजर आएगा। अब तो जा रहा है ना। बड़ा बिहार का दुखद है, दयनीय स्थिति है कि लोग सब किसी तरह पानी में हैं, जीवन जी रहे हैं। 1 महीना तो बिहार और बाढ़ में ही चला जाता है, किसी तरह से संघर्ष करके फिर वापस आएंगे। बिहार है, बिहारी है कि नहीं? तो खेतों में फैला है श्यामला रंग, काला हरा। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। हम आंचल का बात कर रहे थे मम्मी का, और ये भारत माता है। तो मैला सा आंचल, यहाँ की हर माँ का जो आंचल है बच्चे वो मैला होता है, क्योंकि बेचारी बर्तन है उसी से पोंछ लेती है, बच्चे का मुंह है उसी से पोंछ लेती है। गंगा जमुना में आंसू जल, कहता है ये जो गंगा जमुना में आप देख रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप गंगा और जमुना नदी देख रहे हैं उसमें जब पानी है वो क्या है? आंसू है, आंसू का जल है, आंसू का धारा है। मिट्टी की प्रतिमा उदास है, मूर्ति रो रही है, भारत माता रो रही है। इनका आंचल मैला है, धूल से भरा है। खेतों में काले हरे श्यामल फैला है। फिर भी भारत माता कहाँ निवासिनी? ग्रामवासी। कहता है, कवि बताते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है और उनके आंचल में खेतों की हरियाली और धूल मिली हुई है। गंगा जमुना नदियां जैसे आंसुओं से भरी है और माता मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदास दिखाई दे रही है। ये आपके एग्जाम में काम आएगा। इसमें भारत की दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। चलिए कहता है, अब अगला देखते हैं। दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोधन। युग युग के तम से बिसनन मन, वह अपने घर में परवासनी। वह अपने घर में परवासनी क्या करता है? दैन्य मतलब गरीबी, जरित अपलक नत चितवन, गरीबी और दुख के कारण भारत माता की आंखें क्या है? बेचारी झुकी हुई है, आंखें झुकी हुई है। भारत माता की नजरें झुकी हुई है। अधरों में चिर नीरव रोधन, कहता है झुकी हुई है और मौन है, बेचारी कुछ नहीं कह सक रही। युग युग के तम से बिसनन, वह अपने घर में परवासनी, घर में कैद है बेचारी, नजरें झुकी है, दुनिया को दिखा नहीं सक रहे। कहता है गरीबी दुख के कारण भारत माता की आंखें झुकी और मौन है। उनके मन में शताब्दियों से अंधकार का बोझ है मन में, और दुखद स्थिति यह है कि अपने ही घर में पराई है,
कोई सम्मान नहीं है। अब देखिए यहां क्या है, कहता है 30 करोड़। अब यहां देखिए 30 लिखा दिया है ना, तो 30 कोटि लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम में पूछ दिया था 30 कोटि का मतलब कितना होता है, कितना लोग। संदीप हेलो, वेलकम है। तो 30 करोड़ संतान नग्न तन, ये नग्न कर लीजिए, नग्न तन 30 करोड़ संतान है, लेकिन उनके शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। मूढ़, अशिक्षित, निर्धन, मूर्ख हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है। नत मस्तक तरु तल निवासनी। पहले के समय में गांवों में देखिएगा लोग सब गाछ के नीचे, वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, बरगद तो नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे चबूतरा बना करके बेचारा सब सोता था, वहीं पर बैठता था, रात कट जाता था। नत मस्तक तरु तल निवासनी, वृक्ष के नीचे रहने को मजबूर। भारत माता की संतानें जो 30 कोटि संतान है, कितना कोटि, 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतान है, गरीब है, अशिक्षित है और दीनहीन है। उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं है, किसी तरह जिंदगी कट रहा है और पैरों के नीचे सिर झुकाकर रहने को मजबूर है। तो भारत माता हंस नहीं सकती है, खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उनके बच्चे वस्त्र तक नहीं है अवेलेबल। कोमल कुमारी हाय दिनेश, कहता है स्वर्ण सस्य, सस्य होगा बच्चे, पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु, मन कुंठित, राहु ग्रसित, सरदेन्दु हासनी। क्या कहता है कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब उसकी संपत्ति लूट चुकी है। सहनशीलता के बावजूद माता का मन दुख और कुंठा से भरा हुआ है। कितना सहन करेंगे। अंग्रेजों के समय उनकी मुस्कान में राहु ग्रसित है और शरद पूर्णिमा के चांद जैसी मलिन हो गई। कैसा लगा कविता। तो शरद पूर्णिमा का चांद राहु ग्रसित बताएगा, एग्जाम में पूछ देगा, पूछा है पिछली बार। चिंतित भ्रिकुटी नमित नयन, आनन श्री शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। फिर भी हम लोग भारत विश्व गुरु दूसरे देशों को ज्ञान दिखाते हैं, धर्म का रास्ता दिखाते हैं। भारत माता का चेहरा चिंताओं और आंसुओं से भरा है। अब ये कौन से आंसू हैं बच्चे, जो गंगा जमुना में जल है ना, वो भारत माता के आंसू हैं। फिर भी उनका रूप चांद के समान तेज है और गीता का संदेश फैलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। अब गीता से याद आया बच्चे, गीता का एक श्लोक भी आप लोगों को याद है, हमको याद है। कौन सा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। आप तैयारी करो, नंबर क्या आना है उसको छोड़ दो, बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को तैयार करिए, एकदम ऐसा तैयार करिए कि प्रश्न का उत्तर रटना नहीं पड़े, समझना पड़े, और देख लेना तो समझ में आ जाए कि भाई ये चीजें हमको समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पर अब लास्ट पंक्ति में जाएंगे कविता का। जो पढ़ाए हैं बच्चे, इसको आप
नो पीपीटी में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में, ग्रुप में भी डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में बराबर डाल रहे हैं, उस पर देखिए। जो क्लास 10 का है क्लास 10 वाला देख लीजिए, 12 वाला का भी जा रहा है एक ही ग्रुप में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा आज का क्लास लग रहा है बताइएगा। चैप्टर कौन सा है संदीप? बच्चे ये क्या है, ये सब क्यों लिखे हैं बच्चे ऊपर में? संदीप थोड़ा हमको देखते देखते ना इधर भी थोड़ा देख लिया करो, ऊपर भी देख लिया। हम तो देख ही रहा है ना, हम अब ऐसे ही नजर आएंगे। थोड़ा सा कल पीला पीला आ रहा था तो खत्म किया, आज थोड़ा वाइटनेस कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए हैं इसीलिए। चलिए कोई बात। कहता है सफल आज उसका तप संयम, अब जो है माता, जो भारत माता का संयम और तप था अब सफल हो गया। अब हम लोग आजाद हो गए, अब हम लोग IAS IPS बिहार पुलिस दरोगा कुछ भी बन सकते हैं। पीला अहिंसा स्तन्य सुदोपम, हरती जन मन भय, जग जननी जीवन विकासनी। क्या कहता है कि माता का संयम और तप अब सफल हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को अहिंसा का अमृत पान कराया है और यही अहिंसा जनमानस का भय दूर कर जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये है इस पाठ का उद्देश्य। भारत माता के बारे में बताया गया है, 30 कोटि संतान के बारे में बताया गया है। गंगा जमुना का जो जल है वो भारत माता की आंसू से भरा हुआ है और भारत माता क्या कर रही है बेचारी, उसका नजर झुका हुआ है। और जो अपने बच्चे हैं, दीन हैं, जो लोग हैं, वो बेचारे किसी तरह जिंदगी चल रहा है। अब आता है बारी मेन समय। अब पाठ हो गया, सब चीजें हो गई, कविताएं हो गई। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने का बारी है। ये देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर देखिए और अपनी उंगलियों को टाइप करके जवाब में बदलिए। देखें कौन कौन जवाब दे सकता है पहले प्रश्न का। आप रेडी हो जाइए सब, जो नींद मार रहे थे वो भी खोल लीजिए आंख अपना। चलिए, तो भारत माता कविता के कवि कौन हैं? बहुत अच्छा, सुमित्रानंदन पंत। कौन है बच्चे? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता को कहां वासनी कहा गया है? तो भारत माता कहां बसा हुआ है बच्चे? बिल्कुल सही जवाब, ग्राम वासनी, गांव में बसा हुआ। चलिए, भारत माता के आंचल में क्या फैला है? फल, हरियाली, धूल और हरियाली, दीपक और पूजा सोना, धूल और हरियाली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुत्ती पाई क्वीन, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बच्चे आपका। गंगा जमुना का जल किसके समान है? अमृत, आंसू, दूध, मधु। आंसू के समान है, बिल्कुल सही जवाब। लगातार ये चारों का 2 नंबर ही आंसर था और एक बच्चा दिया है जवाब, कोमल, बहुत अच्छा, बिल्कुल बच्चे। चलिए, भारत माता किस प्रतिमा के समान दिखाई देती है? सोने की, पत्थर की, उदास, माटी की। कैसा भारत माता का लग रहा है? प्रतिमा कैसा लग रहा है बच्चे? जवाब दीजिए। सोना का लगेगा? नहीं नहीं नहीं, याद करिए कविता का। उदासिनी, याद करिए, उदासिनी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, उदास प्रतिमा। भारत माता की चितवन कैसी है? चितवन कैसी है बच्चे?
अपलकनत चितवन, कैसे है? अपलकनत चितवन। भारत माता के अधरों पर क्या है? भारत माता के अधरों पर क्या है? 7 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। नीरव रोधन। कैसा है? नीरव रोध। भारत माता का मन किससे विष्णन है? भारत माता का जो मन है किससे विष्णन है? ये युग युग के अंधकार से। मन किससे विष्णन है? युग युग के अंधकार से। बिल्कुल सही। भारत माता अपने घर में कैसी हो गई? तो भाई भारत माता अपने घर में क्या हो गया? प्रवासिनी हो गया। चलिए बिल्कुल सही। चलिए, कहता है भारत माता की संतानों की संख्या कितनी बताई गई? तो चर्चा कर रहे थे 30 कोटि संतान। कितना कोटि संतान? 30 कोटि संतान का जिक्र कर रहे। भारत माता का आंचल किससे ढका हुआ है? धूल भरा मैला सा आंचल। धूल भरा मैला सा आंचल। याद करिए कविता। गंगा जमुना का जल किसके समान है? निर्मल, अमृत, विषैला, प्रदूषित। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, अमृत के समान है। चलिए, भारत माता का वर्णन कवि ने किस भाव में किया? भाव क्या है? भावनात्मक बात क्या है? बताइए। शोक वाला, शोक गीत। भारत माता किससे पीड़ित है? अपने लोग से? अंग्रेजों से? किससे पीड़ित है? युग युग के अंधकार से पीड़ित। भारत माता की आंखें कैसी दिखाई देती हैं? आंसू से, अपलक और नत, क्रोध से लाल, चमकदार। कैसा है? तो अपलक नत चितवन। कवि ने भारत माता के चेहरे पर क्या देखा है? खुशी, मुस्कान, मौन, रोधन, वीरता। मौन और रोधन, पीड़ा देखा, कष्ट देखा। चलिए, कवि की दृष्टि में भारत माता की दशा कैसी है? कवि की दृष्टि से भारत माता का दशा कैसा है? दुखमय। भारत माता की संतानों को किस विशेषण से पुकारा गया? भारत माता का जो संतान है उसको किस विशेषण से? आलसी, अकर्मण्य, बलवान, ज्ञानवान, तो अकर्मण्य। कभी भारत माता की दशा देखकर कैसा अनुभव करता है? आनंद, विषेद, विषाद, क्रोधित, लज्जित, तो विषाद वाला। चलिए, कहता है कवि के अनुसार भारत माता की अधरों की स्थिति कैसी है? अधरों की स्थिति कैसी है बच्चे? तो नीरव, रोधन और मूक है। भारत माता किस युग के अंधकार से दुखी है? बताइए। युग युग के। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों कही गई है? पराधीनता कारण, समृद्धि कारण, ऐश्वर्य कारण, शिक्षा कारण। अपने ही घर में क्यों कैद है भारत माता? पराधीनता। भारत माता की दशा से कवि किस ओर संकेत करता है? आजादी की, आलस्य, संघर्ष और धार्मिकता। तो स्वतंत्रता की आवश्यकता का जरूरत समझ रहे हैं कवि। भारत माता कवि कौन सी जो है, भारत माता को कवि ने कौन सी माता कहा है? प्रेममयी, उदास प्रतिमा सी। कैसी? उदास प्रतिमा सी। चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे।
कविता में कवि ने कितनी नदियों का उल्लेख किया है? बताइए। बहुत अच्छा एकदम डीप प्रश्न है, जो ध्यान से सुन रहे होंगे। तो गंगा और जमुना का जिक्र किया। गंगा जमुना का जल भारत माता के किस भाव का प्रतीक है? प्रेम का, दुख का, आशा का, आनंद का। बताइए बच्चे। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, दुख का प्रतीक है, आंसू है ना। भारत माता के अधरों की मौनता किसका प्रतीक है? तो पीड़ा का प्रतीक। भारत माता को कवि ने किस प्रकार की प्रतिमा कहा है? उदास, हंसमुख, क्रोधित, तेजस्वी। तो उदास कहाँ है? भारत माता अपने घर में कैसी हो गई है बच्चे? तो भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी हो गई है। चलिए, कहता है भारत माता के संतानों की अकर्मण्यता किस ओर इंगित कर रही है? वीरता, शिक्षा, ज्ञान। तो ये तीनों होगा नहीं। पराधीनता की स्थिति। भारत माता को आंचल में हरियाली का क्या प्रतीक है? समृद्धि, दुख, वीरता, पराधीनता। बताइए। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं सभी। समृद्धि का। कवि की दृष्टि में भारत माता की दशा कैसी है? आलोकित, विषणन, सुखी, अप्रसन्न। बताइए बच्चे। जी बिल्कुल सही दे रहे हैं उत्तर, विषणन का प्रतीक। भारत माता की चितवन कैसी है? भारत माता की चितवन कैसी है बच्चे? बिल्कुल नत और अपलक दोनों। भारत माता के अधरों की मौनता क्या क्या व्यक्त करती है? बिल्कुल सही, मौन रोधन। कवि भारत माता को देखकर कैसा अनुभव करते हैं? आनंदित, लज्जित, शोक काल, आलसी। चलिए इसका जवाब देखिए तो क्या होगा। जी बिल्कुल कमेंट दीजिए। चलिए शोक काल सही मान रहे। भारत माता की दशा को देखकर कवि पाठक से क्या अपेक्षा करता है? सुख संपन्न, कर्मठता और जागृति, मौनता, पराधीनता। क्या आशा क्या करता है? तो आशा करता है कर्मठता और जागने का। भारत माता का मन किससे विषणन बताया गया है? किससे बताया गया बच्चे? बिल्कुल सही, अंधकार से। भारत माता प्रतिमा का वर्णन कैसा है? तो प्रतिमा उदास है। भारत माता को कवि ने कैसी वासनी कहा है? ग्राम वासनी कहा है। भारत माता अपने आंचल में क्या समेटे हुए? धूल और हरियाली। भारत माता के आंचल में फैली धूल का प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? बताइए बच्चे। निर्धनता का प्रतीक है। भारत माता के आंचल में फैली हरियाली का प्रतीक है, क्या है? निर्धनता। 2 बार आ गया ही प्रश्न, रिपीट हो गया। अच्छा एक मिनट, आंचल में फैली धूल निर्धनता का प्रतीक। भारत माता का आंचल में फैली हरियाली पूछ रहा है ना? हरियाली समृद्धि है बच्चे, हरियाली समृद्धि। कहता है भारत माता की दशा कैसी है? गौरवपूर्ण, विषादपूर्ण, समृद्ध, अलौकिक, विषादपूर्ण। कभी भारत माता की दशा देखकर किस ओर संकेत करता है? तो भारत माता के सता देखकर स्वतंत्रता आंदोलन की ओर इंगित करता है। भारत माता का मौन किसका प्रतीक है? दुख का, आलस का, पराधीनता का। भारत माता अपने घर में कैसी हो गई है? प्रवासिनी हो गई है। भारत माता के अधरों का नीरव रोधन किस भाव का है? नीरव रोधन। बताइए। जी बिल्कुल, दुख, शोक, पीड़ा सभ्य है। भारत माता की चितवन की नत अवस्था कैसी है? लज्जा है, पीड़ा है, शोक है, सभी है। तो कैसी है? तो सभी है। बताइए। भारत माता की दशा में कभी कौन सा भाव प्रमुख दिखता है? कैसा भाव दिख रहा है? भारत माता का दशा जो बता रहा है कभी, कैसा दिख रहा है बच्चे? बिल्कुल सही मान रहे हैं, विषाद। भारत माता कविता का मुख्य संदेश क्या है? पराधीनता से मुक्ति और जागने का जरूरत है। तो ये पाठ आज आप लोगों का द एंड हो गया।
इसको देख लीजिए बढ़िया से, इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। आप घबराइए मत, आपका 450 प्लस नंबर हो, ये हम लोगों का, अभी हमारी टीम नहीं है, टीम भी आ जाएगी बच्चे, जैसे हम लोग थोड़ा सा और छा जाएंगे आप लोगों के बीच। आप लोगों के बीच अगर अच्छे से बेहतर आप लोगों को समझा पाएंगे तो आगे हमारी टीम भी आएगी, कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोग का शेयर और सब्सक्राइब जरूरी है बच्चे, नए बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनको भी देखने का मौका मिले। ये QR कोड आपको स्कैन करना है मोबाइल से और आपको मिल जाएगा पूरा ये क्लास, और ये क्लास आप लोगों को बच्चे हम प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का समय देने के लिए, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समय से ये कम समय में चैप्टर को खत्म भी कर दिए हैं। चलिए अब विदा लेते हैं। फिर से एक बार कहेंगे, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। जब भी वीडियो पे आइए लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, नए बच्चों को दीजिए कि देख लो, समझ में आए तो करना क्लास, नहीं समझ में आए तो क्या दिक्कत है। पैसा लगाना नहीं पड़ रहा है, आपसे पैसा लिया नहीं जा रहा है, किसी भी पीडीएफ का पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी भी चीज का पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा आप लोगों को। और हमारा लक्ष्य है बच्चे 450 प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विदा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत